नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और हरियाणा, ये है चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। चक्रव्यूह में आज एक बार फिर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सीमा पर हलचल और उस हलचल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रही सियासत की। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो कड़वाहट है वो एक बार फिर सीमा के तनाव के रूप में देखने को मिल रही है। एक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त चेतावनी दी है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनावी वायदों को निभाने के लिए उनकी तारीफ करते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने की भी अपील की थी। क्या पाकिस्तान की नीतियों से कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिश हो रही है? अखनूर की धरती पर राजनाथ सिंह ने जो पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बताया है, इससे कश्मीर की शांति बहाली पर क्या असर पड़ सकता है? पाकिस्तान को जो रक्षा मंत्री ने खुली चेतावनी दी है, क्या इसका असर कश्मीर का जो एक मांग है, पूर्ण राज्य की मांग, उस पर भी पड़ सकता है? सवाल ये भी है, एक तरफ जब जम्मू कश्मीर की जनता ने अपनी एक सरकार बनाई है, वहाँ पर पूर्ण राज्य की बहाली की मांग हो रही है। उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वायदों को पूरा करने की सराहना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी साजिशों से क्या इस कोशिश को कमज़ोर करना चाहता है? रक्षा मंत्री के बयान और पाकिस्तान के मंसूबों के बीच जम्मू कश्मीर के भविष्य का सच क्या है, ये जानने की कोशिश है आज का चक्रव्यूह। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अखनूर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 80% आतंकवादी जो भारत में प्रवेश करते हैं वे पाकिस्तान से आते हैं। पीओके को आतंकवाद का अड्डा बताते हुए रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को आतंकवादी शिविरों को तुरंत खत्म करना होगा, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पीओके के प्रधानमंत्री को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इरादे कश्मीर को अस्थिर करने के हैं, लेकिन भारतीय सेना और सरकार हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। राजनाथ सिंह ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है। पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव करवाने का वादा निभाया, लेकिन अब लोगों की मांग राज्य का दर्जा लौटाने की है। वज़ीर आज़म साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वज़ीर आज़म साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वज़ीर आज़म साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वज़ीर आज़म साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच दिलों की दूरियों को कम करने के लिए प्रयासरत है। सरकार की प्राथमिकता क्षेत्र को अस्थायित्व और शांति प्रदान करना है। क्या ये राजनीतिक बयानबाजी सीमाओं पर सख्ती और आंतरिक स्थिरता के बीच संतुलन बना पाएगी? तो क्या पाकिस्तान सुधरेगा?
या फिर भारत को एक और सख्त कदम उठाना पड़ेगा? और क्या पाकिस्तान के नापाक इरादों और आतंकवादी गतिविधियों के बीच सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस मुद्दे पर अब हम करेंगे चक्रव्यूह में चर्चा, और इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के सीनियर न्यूज़ 18 के एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीडीपी यूथ के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरदशा अंद्राम्बी जी, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल एसएस पठानिया, और थोड़ी देर के बाद हमारे साथ एनसी के प्रवक्ता इमरान नबीदार साहब भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख हम तेजेंद्र सिंह सोडी का करते हैं। ये दो जो बड़े इवेंट हुए आज भी और कल भी, इनके मायने क्या निकलते हैं? कल जब हम इस वक्त बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो प्रतिभागी थे उनका कहना था कि मांग ठीक है, सभी यही चाहते हैं, लेकिन अभी समय माकूल नहीं है। आज राजनाथ सिंह वहाँ पर आकर कहते हैं, रक्षा मंत्री देश के, कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो ... तो ये जो 3 डॉट है, इसका क्या मतलब है, समझाएंगे आप हमें? देखिए मुकेश जी, कल जब उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट सामने आई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने वेलकम किया और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस रिस्टोर करने की बात की, तो एक कंट्रोवर्सी यहां पर उठी। अपोजिशन पार्टीज ने ये कहा कि 370 की बात क्यों नहीं की गई। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो 370 को हटाने का एजेंडा था, ये जनसंघ के टाइम का था। भारतीय जनता पार्टी का एक कोर मुद्दा था, और उन्होंने जब फुल पावर में आए, पूरी तरह से मेजॉरिटी उन्हें मिली, और सेकेंड टेन्योर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस 370 को हटा दिया। वो बीजेपी का एक कोर मुद्दा था। अब बीजेपी उस पे वापस जाके 370 तो देने से रही, इसलिए उमर अब्दुल्ला ने कल 370 की बात नहीं की और उन्होंने स्टेटहुड की बात की। आज की जो बात रही, देखिए मुकेश जी, 2 दिन पहले देश के जो आर्मी चीफ हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, और जितने भी अभी तक आतंकवादी सक्रिय हैं उनमें से 80 से 90% जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। तो लगातार ये बात जग जाहिर है कि किस तरह पाकिस्तान अपनी जो सरजमीन है और जो पाकिस्तान का इलीगल कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है उसे वो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वहां पर आतंकवादियों को ट्रेन कर रहा है, उन्हें हथियार मुहैया करा रहा है, और उनको जम्मू कश्मीर में भेज रहा है यहां पर मरने के लिए। कोशिश तो उनकी ये रहती है कि सेना को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन वो लोग यहां आते हैं और मारे जाते हैं। पाकिस्तान का पहला मंसूबा ये होता था कि जम्मू कश्मीर, स्पेशली कश्मीर घाटी के यूथ को वर्गलाना और उन्हें कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करना, उन्हें भेड़ बकरियों की तरह अपनी जंग में, सो कॉल्ड जिहाद में डाल के उन्हें मरा देना। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो ये पूरी तरह से समझ चुका है कि पाकिस्तान का ये जो नापाक एजेंडा है, नापाक जिहाद है, वो उसकी बलि नहीं चढ़ना चाहते। जम्मू कश्मीर का यूथ अब ये समझ चुका है कि उनका जो भविष्य है वो भारत के साथ महफूज है। डेवलपमेंट, नौकरियां, एजुकेशन, इन चीजों में आजकल जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो मुलव्वस है। आप देख लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप में जम्मू कश्मीर का यूथ आ गया है। कई नई इनोवेटिव टेक्निक्स उन्होंने इस्तेमाल की है। जो आप कारपेटिंग, वीविंग का काम देख लीजिए, कई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज उन्होंने खोली हुई हैं। तो जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो भारत के साथ रुक कर लेते हैं। युवा हमारे साथ जुड़े हैं, यूथ वाइस प्रेसिडेंट हैं पीडीपी के, एडवोकेट आदित्य गुप्ता। सोडी साहब, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है कि जो कश्मीर में है ये बदलाव आपको देखने को मिल रहे होंगे। कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, कल आपने मुख्यमंत्री साहब को सुना, प्रधानमंत्री ने उनका जवाब दिया कि मोदी जो भी वायदे करते हैं उनको याद रखते हैं और निभाते हैं। आज रक्षा मंत्री पाकिस्तान को यहाँ से चुनौती दे रहे हैं कि कश्मीर में जो हालात हैं वो सामान्य ना हो, इस चीज़ को लेकर पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी उन्होंने कहा कि ये भारत का अभिन्न अंग है। तो क्या मायने हैं इसके? सबसे पहले आपको और मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए, ऐसा है कि जो कल उमर साहब ने बोला, उमर साहब ने बेसिकली गोल पोस्ट शिफ्ट की है।
तीन महीने के अरसे में ही उन्होंने अपना प्रॉपर पूरा का पूरा कैंपेन चेंज कर दिया। इलेक्शन वो जीते, जो मेजोरिटी उनको मिली कि 5 अगस्त 2019 को जो चीजें हुई हैं वो सही नहीं थी। उसके लिए आप आर्टिकल 370 वापस लाना या ना लाना, मैं नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी की सरकार देगी वापस। इट इज अ वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग कि वो उनका एक एजेंडा था, 47 से एजेंडा था जस्ट राइट फ्रॉम इंसेप्शन, और उन्होंने उसको ब्रूट मेजोरिटी जब उनका सही, उन्होंने उस चीज को एग्जीक्यूट किया। लेकिन जो गवर्नमेंट बनती इस बात पर है कि दैट दे कंडेम कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ। 5 अगस्त 2019 को ना सिर्फ आर्टिकल 370 और 35 से लिया गया, रियासत के 2 फाड़ किए गए। आप स्टेटहुड मेन एजेंडा था ही नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब का इलेक्शन में। उनका मेन एजेंडा आर्टिकल 370 और 5 अगस्त 2019 था। दोनों को उन्होंने ना असेंबली में कंडेम किया और ना उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने। वो प्रैक्टिकली एक अनसेड अलायंस में से हैं। वो जो चीज आज उठ के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जम्मू कश्मीर की नहीं चल सकती। यही तो बात मुफ्ती साहब ने भी कही थी 2015 में। तो पूरी कैंपेन इलेक्शन की इसी बात पे की गई कि बीजेपी के साथ अलायंस किया जी पीडीपी ने, इसलिए जम्मू कश्मीर की तबाही हुई। तो आप जो कर रहे हैं, तो आप भी तो वही बात कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है, और एट द सेम टाइम फारूक साहब जो बात कह रहे हैं और उमर साहब जो बात कह रहे हैं, वो दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है स्ट्रेट। फारूक साहब ईवीएम के मसले पे दिल्ली में खड़े होकर कहते हैं कि ईवीएम को हटाना है, उमर साहब अलग बात कह देते हैं। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो कंसिस्टेंसी एज फार नेशनल कॉन्फ्रेंस कंसर्न। जहां तक रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट की बात है, रक्षा मंत्री साहब ने पाकिस्तान के बारे में जिक्र किया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान टेरर हब है। वो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा टेरर जनरेशन देश है, और एक ऐसा देश है जिसके साथ जो अनफॉर्चुनेटली हमारा नेबर है। लेकिन फैक्ट ये है कि हमें उसको हर बार बोलने से अच्छा है कि हम अपने एंड्स को स्ट्रांग करें। हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारी अपने हमारे बॉर्डर सेफ करने वापस लौटूंगा और चर्चा में आगे आपको दोबारा से हम पहला दौर जो है इसमें अब आगे बढ़ रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरकाशां अंद्राम भी हमारे साथ है। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। ये जो पूरी चर्चा है इसको आप सुन रही हैं, और आप की क्या टिप्पणी है इस पर? इस वक्त क्या हो रहा है? क्योंकि पीडीपी कह रही है कि जिस मसले को लेकर चुनाव लड़े थे उस मसले पर इनको लोगों ने सत्ता दी, अब भूल गए हैं और ये वही गलती कर रहे हैं जो पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके की थी। सहमत हैं आप इनसे? हालात हाजरा क्या है अभी वहाँ पे? देखिए, पीडीपी की अपनी राय है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी राय है, और बीजेपी का अपना स्टैंड है। हम जो कर रहे हैं, हमारी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, और हम यहाँ पे सबसे बड़ी अपोजिशन में हमारे 29 एमएलए हैं अभी विधायक, और हम अपना काम जो हमने लोगों से वादे किए हैं वो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू जो बहुत बड़ा पार्ट है जहां से हमें मैंडेट मिला है, वहां के लोग हमसे काम मांगते हैं, डेवलपमेंट मांगते हैं। उन्होंने जिस चीज के लिए वोट दिया है, पावर, नौकरी, बाकी चीजें जो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए हमने वादे किए हैं, हम वो पूरे करेंगे। बाकी रही लोकल पार्टीज के जो इनको किस चीज पे मैंडेट मिला है, मुझे लगता है यहाँ के लोग जो है, जम्मू कश्मीर के लोग, उन्होंने जो इन्होंने वादे किए थे पार्टी ने, तो वो सारी चीजें इनके सामने रही होंगी और रहेंगी भी। बाकी रही सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, जो वो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा मोदी जी ने जो भी 2014 से कहा, 2025 ईयर चल रहा है, आज कल हमारा 11वां साल यहाँ पर, और इन सालों में आपने देखा जो हमने कहा वो हमने पूरा किया। जम्मू कश्मीर को ही ले लीजिए, यहाँ पे अमन, कल वही नौजवानों की पढ़ाई करवा रहे थे उमर अब्दुल्ला साहब, जो आप के मुख्यमंत्री हैं, कि प्रधानमंत्री जी जो भी वायदा करते हैं पूरा करते हैं। आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी की आप बड़ी नेत्री हैं, आपको क्या लगता है कि जो कल मोदी साहब के बयान थे और आज वही जो बयानात पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह ने दिए, हमारे रक्षा मंत्री ने दिए,
उनके मायने क्या हैं और उन बयानों के मायने क्या ये निकलते हैं कि अभी भी जो कश्मीर में शांति बहाली की जो प्रक्रिया है वो अधूरी है और इस अधूरी प्रक्रिया के चलते हुए अभी पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो मिल नहीं सकता। इसका लबोलबाब ये निकालें। तो ये नहीं देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने और आज जो आपने बता दिया, हमने रक्षा मंत्री साहब ने जो बता दिया है कि आतंकवाद जो पार से चलता है, बॉर्डर पार से, वो षड्यंत्र जो बनाते हैं और जो 89 से हमारे J&K में चलता रहा, आज 2025 तक भी वो अभी बाज नहीं आ रहे हैं, इक्का दुक्का वाक़ात करते रहते हैं। लेकिन हमारा देश, हमारी सेना, हमारी पुलिस इतनी सक्षम है कि उसका कला कमा तो हो गया। उन्होंने जो वो उनके नापाक इरादे थे उसका तो बिल्कुल ही उसकी गर्दन मरोड़ी गई है, लेकिन फिर भी दुश्मन कहीं न कहीं से ताक लगा के बैठा रहता है, जो अमन में खलल करते रहते हैं। अमन को वो चाहते नहीं है, उनको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्यार नहीं है, वो चाहते हैं या अफरा तफरी। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हमारी सरकार सेंटर से लेकर यहाँ तक, अभी हम हमारी रक्षा मंत्री जो कल उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि उनकी दाल जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान में कहीं भी गलने वाली नहीं है। ये षड्यंत्र वो छोड़ दे जो उनके इशारों पे यहाँ भी या किसी भी कोने में नाच रहे हैं। अब दिन उनके बाकी नहीं रहे हैं और जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली हो चुकी है। और अब जो ये आपने कहा भी इक्का दुक्का वाक़ात होते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा देर नहीं रहेंगे। बाकी रही जो बात स्टेटहुड की है, वापस आपके पास से लौटूंगा। और क्योंकि जाहिर है कि आप वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं, भारतीय जनता पार्टी की आप सीनियर नेत्री हैं, तो आप एक साइड की बात कहेंगे, अब उसका विश्लेषण निकालते हैं हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। चक्रव्यूह में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल SS पठानिया हमारे साथ हैं। पठानिया साहब, ये जो रक्षा मंत्री कहे गए, इसको आज दिन भर से मैं सोच रहा हूँ कि आज ये काफ़ी बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है कि पाकिस्तान संभल जाए, नहीं तो ... 2 एयर स्ट्राइक हो चुके हैं पहले। तो जो तीसरा डॉट है, क्या ये प्लानिंग हो रही है कि तीसरी एयर स्ट्राइक हो जाए? और दूसरा जो वाक्य इस वक्त जहन में है वो ये है कि कश्मीर जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बिना अधूरा है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये वाली बात आप कहें कि संसद में अमित शाह ने भी कही, आज इसी वाली बात को राजनाथ सिंह ने भी दोहराई। तो क्या चल रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री साहब के दिमाग में और आपको लगता है कि क्या हो सकता है आने वाले समय में? देखिए मुकेश जी, ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो जिला टनल का उद्घाटन किया, ये बहुत सिग्निफिकेंट और एक स्ट्रेटेजिकल इवेंट है जो पाकिस्तान और चाइना को पसंद नहीं आएगी। तो उसकी मैं तारीफ करता हूं यूनियन गवर्नमेंट की, बहुत अच्छा काम हुआ है, ये बहुत जरूरी भी था। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि उमर अब्दुल्ला जी ने क्या बोला है, वो उसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो वो पॉलिटिकल है। तीसरी जो बात है वो है कि राजनाथ सिंह जी ने ये जो बोला है POK को हम लेंगे और ... और ये POK हमारा अभिन्न अंग है, ये भी कोई नई बात नहीं है, बहुत बार दोहराई जा चुकी है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, 89 में उन्होंने एक ऑपरेशन टोपैक कंसीव किया था, जिसके अंदर देयर एम वाज टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 cuts फॉर 1000 years। अभी उसमें वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं? और अगर आप देखें इलेक्शन के बाद अक्टूबर में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से मिलिटेंसी में बढ़ोतरी हुई है, जम्मू रीजन जो है जिस तरीके से तकरीबन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वर अफेक्टेड। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों को प्यार करेगा जैसे डॉक्टर दरखन शाह बोल रहे हैं? वो बिल्कुल नहीं प्यार करेगा। उनको क्यों प्यार करना है जम्मू कश्मीर के लोगों से? पर सवाल यह है कि अगर वो हमारे ऊपर लगातार किसी ना किसी किस्म की जो अटैक है वो कर रहे हैं, तो उनके संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या हर बार हम पाकिस्तान को कंडेम करते रहेंगे, उसकी निंदा करते रहेंगे, या अपने हाउस को भी ऑर्डर में करेंगे? क्या हमारी जो LOC के ऊपर जो पेनिट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन होता है, क्या वो पूरी तरह से सील किया जा चुका है? आई हैव माई डाउट्स। दूसरा,
क्या हमारी आईबी के अंदर जहां पे फेंसिंग लगी हुई है, क्या वहां से भी लोग निकल रहे हैं और बीएसएफ उसमें अच्छा काम कर रही है? आई लीव इट टू द जजमेंट ऑफ द ऑडियंस। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो सक्षम है कि वो इंटेलिजेंस को लेके किसी भी घटना के अंजाम होने से पहले उसको पूरी तरह से कुचला जाए? क्या हमारे पास लोकल सपोर्ट जो है, जो इनको मिलिटेंट्स को मिल रही है, क्योंकि ये लोग अटैक करते हैं उसके बाद ये मोस्ट ऑफ देम दे डोंट गेट कॉट। तो ये कहीं ना कहीं तो ये कमियां हैं। विशफुल थिंकिंग इज वन एस्पेक्ट, बट वी कांट अफोर्ड टू लूज द लाइफ ऑफ अवर सिविलियन एज वेल एज। पठानिया साहब, एक दो सवाल अब मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ पर चुनाव हुए और ये जो चुनाव लड़े गए कि धारा 370 को हम वापस कराएंगे, कश्मीर में जो पूर्ण राज्य लेकर आएंगे। तो आप जो कह रहे थे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा उसको आप साइड पे निकाल दीजिए, वो पॉलिटिकल है, साइड पे नहीं निकाला जा सकता है। जनता ने उनको चुन के भेजा है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ है। अब वो अगर यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो क्या जो हमारे जो बॉर्डर हैं उससे असुरक्षित हो जाएंगे? क्या फिर जो हमारी सेना है उनके पास उसकी रक्षा के अधिकार खत्म हो जाएंगे? देखिए, पूर्ण राज्य का हमारी जो मिलिटेंसी है, दो किस्म की मिलिटेंसी, एक तो हमारी मिलिटेंसी है, दूसरा नैर्को टेररिज्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर 2 डिस्टिंक्ट रीजन हैं। अभी आप देखिए कि उनको वहां पे जम्मू में कितनी सीटें मिली हैं। ये जो ट्रेडिशनल एरिया है जिसके अंदर पुंछ, राजौरी, बनिहाल, रियासी आते हैं, तो यहां से भी ट्रेडिशनली एनसी और पीडीपी वहां से सीटें निकालती थी। इस बार बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिली हैं और बीजेपी अपने दम पे, क्योंकि पोलराइजेशन इतना हो चुका है मुकेश जी, आप जम्मू रीजन ले लीजिए और या दूसरा कश्मीर रीजन ले लीजिए, और अगर आप इसको एनालाइज करेंगे कि उनको कश्मीर में कितनी सीटें मिली और जम्मू में कितनी मिली, बिकॉज ट्रेडिशनली 12 से 15 सीटें कश्मीर बेस्ड पार्टी यहां पे निकालती रही हैं। अभी अगर आप बात करते हैं कि ये आप जैसे बोलते हैं नॉन पॉलिटिकल, देखिए मैं भी थोड़ा आई एम आल्सो इनटू द पॉलिटिक्स। मैं पिछले 7 साल से सैनिक समाज पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूं। आई हैव ए लिटिल नॉलेज अबाउट हाउ द पॉलिटिक्स इज प्लेस। उमर जी ने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने 2 रेजोल्यूशन पास किए। एक था रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरा था रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, फुली रियलाइजिंग कि सुप्रीम कोर्ट हैज पुट इट फुट डाउन वेरी वेरी फर्मली एंड दैट्स नॉट पॉसिबल, बट देन पॉलिटिशियन दे प्ले फॉर द गैलरी। अभी इसी बीच अगर आप देखेंगे जो कश्मीर एनसी के जो लीडर्स हैं वो गाहे बगाहे ये बयान भी देते हैं कि आप दरबार मूव भी शुरू कीजिए। ये भी चल रहा है, ये भी पब्लिक डोमेन में है। अभी सवाल ये है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। आप जम्मू कश्मीर की सरकार को एक तरफ कर दीजिए, हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन है, जब ये आर्टिकल 370 को हटाया गया, और हो सकता है आप ठीक ही बोल रहे हो, मैं यही मान के चलता हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो सभी उससे सहमत हों ये जरूरी नहीं है। मतलब आप कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब के बयान को अलग कर दीजिए, कभी जम्मू कश्मीर को अलग कर दीजिए। कैसे अलग करें सर? वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे उनको चुन के भेजा है, उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ मसलों को लेकर वो चुनाव जीत कर आए। एनसी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त हैं इमरान नबी डार साहब। डार साहब, आप किस किस को अलग करके जो है पूरा मसला सुलझा लेंगे? अलग किसको करना है? मतलब मसला तो सुलझाना पड़ेगा ना। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। जनता ने वहां पे को सरकार चुनी है, वहां की जो मुख्यमंत्री हैं वो मांग करते हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, यही कहकर वो सत्ता में आए हैं। 370 का वो जिक्र करते नहीं, जिसका जो उनके चाहने वाले हैं उसमें काफी उनको तकलीफ है। और यहाँ तक जो पीडीपी है वो आरोप लगा रही है कि ये भी उसी राह में चल रहे हैं जिस राह में हम चले थे, तो जो हमारा हुआ वही अंजाम इनका भी होगा। देखिए, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये तोड़ने का, अलग करने की सियासत जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं की है, ये बीजेपी ने किया है। पहले तो उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत जो थी उसको तोड़ा, फिर उन्होंने उसको डिमोट किया जिसकी कोई जवाजियत नहीं थी। एक स्टेट को यूटी बनाने में कोई ऐसा जो है कोई एग्जाम्पल नहीं है पूरे जो कंट्री की हिस्ट्री में है कि कोई स्टेट को डिमोट करके यूटी बनाया गया। ये जो है बिल्कुल मतलब कि दिमाग के बाहर है कि बीजेपी ने, भाजपा ने ऐसा क्यों किया। बाद में आपका सवाल रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
बिल्कुल हमने जो कमिटमेंट्स की हुई हैं, ये सिर्फ कमिटमेंट हमने नहीं की है। अगर आपको याद होगा, बीजेपी के टॉप लीडर्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, जिसमें होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने खुद जब उन्होंने श्रीनगर आए और जो असेंबली इलेक्शंस के कैंपेनिंग में खुद आए थे, और उन्होंने वादा किया था तब लोगों के साथ कि इलेक्शन खत्म होगा, इलेक्शन खत्म होने के बाद ही स्टेटहुड दिया जाएगा। साथ ही साथ होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, ये बात कही है कि जो है स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। वहां से सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अब खुदारा मुझे ये बताइए कि कहां पर हमारी डिमांड गलत है। आप बोल रहे हैं कि 370, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बराबर जो कमिटमेंट्स की हुई हैं उसको बराबर निभा रही हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस भी देखिए, हम भी किसी सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग इन अ वैक्यूम। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है कॉपरेशन नहीं होगी तो कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर जो पूरी कंट्री का है यही बोलता है कि एक, चाहे स्टेट हो या यूटी हो, कहीं पर भी गवर्नमेंट बने उसको इन कोऑर्डिनेशन, इन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ करना है। और यही कल उमर साहब ने भी किया। He gave Prime Minister Modi साहब the respect that the chair deserves, और उसमें मुझे नहीं लगता है कहीं पर कोई ऐसा जो है ये दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज toned down its stance on getting back what was snatched from us. We are committed to it। और आपको ये भी मालूम होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने असेंबली में मेजॉरिटी के साथ स्पेशल स्टेटस रेस्टोरेशन का रेजोल्यूशन भी पास किया हुआ है। ये सारी चीजें, यही सारे सवालात हैं जिनका जवाब आज हम ढूंढ रहे हैं और इनके मायने तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं तेजिंदर सिंह सोढी जी का। सोढी साहब, अब जो मसले हैं, जब कश्मीर की बात आ रही है, जब वहाँ पे प्रधानमंत्री आते हैं, वो अपने भाषण में कहते हैं कि मुझे सारे वायदे याद हैं, 2 निभा दिए, 1 बचा है, वो भी मोदी निभाएंगे, माकूल समय आएगा तब निभाएंगे। फिर रक्षा मंत्री आते हैं, वो पाकिस्तान की बात तो वहाँ पे करने लगते हैं, और हम फिर पाकिस्तान को लेकर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर चक्रव्यूह में चर्चा करने लगते हैं। तो क्या ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो धारा 370 की बात हो या पूर्ण राज्य की बात हो या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो, आतंकवाद की बात हो, इन मुद्दों को गाहे बगाहे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी सुविधा के अनुसार उठाकर, क्या जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जो उनके मुख्य मुद्दे हैं आम आदमी से जुड़े हुए, जैसे बेरोज़गारी का मुद्दा है, मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा वहाँ पे जो टूरिज़्म है उसके क्या हालात हैं, क्योंकि अधिकतर लोग उससे जुड़े हुए थे, कश्मीर उससे जाना जाता था, वो पीछे छूट जाते हैं। और मीडिया में ये वाले जो मुद्दे हैं जो ज़ाहिर आम आदमी से जुड़े हैं, लेकिन आम जिंदगी से जो ज़्यादा करीब मुद्दे हैं उनको पीछे कहीं धकेल देते हैं। देखिए मुकेश जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इस पूरे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ये आती है कि अगर आपकी जान है तब उसके बाद सारे मुद्दे होंगे। पाकिस्तान यही नहीं चाहता कि यहाँ के लोग सही सलामत रह पाएं। अगर आपको याद होगा 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ना सिर्फ खुलेआम जंगें लड़ चुका है, बल्कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो चला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। पाकिस्तान के जितने भी ऑपरेशंस रहे हैं उन्होंने कोशिश ये की है, आतंकवादियों को यहां भेजा जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को मारने के लिए। आप देख लीजिए कितने, लगभग 50,000 से ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग मारे गए हैं। तो जब तक आपकी सुरक्षा नहीं होगी, आपकी जान सेफ नहीं होगी, जो उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, जो बाकी मुद्दे हैं वो बैक बर्नर पे इसीलिए रखे जाते हैं। सबसे पहले सुरक्षा का मुद्दा आता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा नहीं है, जो लोगों में एजुकेशन की बात है, या अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है नारकोटिक्स का, ये बहुत ही सीरियस मुद्दे हैं, लेकिन इन पे तब डिस्कशन होगा जब आपके बॉर्डर सेफ होंगे, जब आपका पड़ोसी आतंकवादियों को, हथियारों को अंदर भेजना बंद कर देगा। देखिए आज राजनाथ सिंह ने जो
बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है, ना सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन लेकिन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और ये भारत के पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है जो पास हुआ है कि जो पाकिस्तान के साथ अगर कोई आउटस्टैंडिंग मुद्दा है वो ये है कि पीओके को कैसे वापस लेना है। लेकिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की ही जो जमीन जिसपे वो इलीगली कब्जा करके बैठा हुआ है उसे ही इस्तेमाल करता है आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए और उन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजने के लिए। देखिए मुकेश जी, मैं आज ही की बात करूंगा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आके ये कह रही हैं कि अभी भारी मात्रा में आतंकवादी जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंतजार कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके वो भारत में घुसपैठ कर पाएं। हालांकि अभी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जो पासेस हैं वो बंद हो गए हैं, तो उनका जो जमावड़ा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ किया जा रहा है कि किसी तरीके उन्हें जम्मू कश्मीर में भेज के यहां पर लोगों की कत्लो गारत की जाए। बाकी मुद्दे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुरक्षा, क्योंकि आप देख लीजिए भारत और पाकिस्तान की जितनी भी आज तक जंगें हुई हैं जम्मू कश्मीर को लेकर ही हुई हैं। चलिए इसी लाइन पर सोडी साहब जो बाकी अपने प्रतिभागी जुड़े हैं इनकी राय ले लेते हैं। पीडीपी के पास चलते हैं, यूथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं आदित्य गुप्ता जी। जो सोडी साहब कह रहे हैं इससे इत्तेफाक रख सकते हैं कि बाकी मुद्दे तो बाद की बात है, पहले सुरक्षित हो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और अगर इसकी सुरक्षा में सेंध कहीं पे लगने की आशंका भी हो तो पूर्ण राज्यत्व जैसा जो मुद्दा है वो कहीं पीछे चला जाता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए सीधी बात है, इंटरनेशनल बॉर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉर्डर फौज डिफेंड करती है और ये इंटेलिजेंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्बिट है, इसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं। तो इन दोनों चीजों को मर्ज करना एक किस्म का डिले टैक्टिक हो सकता है। और जहां तक स्टेटहुड वापस लाने की जरूरत है उसके लिए आपको बार बार जाकर मोदी जी का दरवाजा खड़काने की जरूरत नहीं है। आपके अपने 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपके एक मेंबर पार्लियामेंट रिजर्वेशन या नॉर्मल प्रोटेस्ट के लिए खुद कहते हैं कि हम 100 MP इकट्ठा कर सकते हैं, तो एक प्राइवेट मेंबर्स बिल मूव करे। जम्मू कश्मीर भी देखेगा, पूरा हिंदुस्तान भी देखेगा कि बीजेपी का क्या स्टैंड होता है पार्लियामेंट में। आप मूव करें ना मोशन, आपको क्यों बार बार दरवाजा खड़काना है, क्यों एक मर्सी इस किस्म से मांगना। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हक के लिए अगर आप कहेंगे कि मुझे नहीं मुझे भीख मांगनी है, तो नहीं, वो सही नहीं है। ठीक है, सीधी बात, अगर आपकी नीयत है तो करें। ये क्या होता है सही वक्त आएगा, व्हाट इज द सही वक्त, व्हाट डू यू मीन बाय सही वक्त, ऐसा क्या है। डिफेंस जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो आपको क्या सही वक्त चाहिए। जिस किस्म के हालात जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने बनाए हुए हैं, क्या वो बीजेपी वो कंटिन्यू चाहती है कि वो होते रहें। और इस टाइम पे ट्रेजेडी ये है कि असेंबली के अंदर भी 50 MLA ऐसे हैं जो बीजेपी का नैरेटिव चला रहे हैं। एक किस्म का इस टाइम पे अगर आप देखें तो असेंबली के अंदर 8 या 9 लोग ही ऑपोजिशन है। बीजेपी थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार चला रही है और सीएम साहब अपने तरीके से सरकार चला रही है। तो प्रैक्टिकली 80 MLA मिलकर सरकार चला रहे हैं और हालात देख ले जम्मू कश्मीर के क्या है। ये एक किस्म का अलायंस ही तो रन हो रहा है। अगर एक जम्मू कश्मीर की इस टाइम पे वो हालत है कि एडवोकेट जनरल तक तो अपॉइंट हो नहीं पा रहा सीएम साहब से, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये पहली बार देखा जा रहा है कि एक एडवोकेट जनरल को अपॉइंटमेंट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सरकार बनने के 3 महीने के बाद भी नहीं हो पा रही है। दिस इज द फर्स्ट जॉब दैट एनी इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड डू, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज बनाने के बाद। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो आपको भरनी होती है। यू आर वर्किंग हेडलेस ऑन द लीगल साइड। आप कानून कैसे बनाएंगे, आप बिजनेस रूल्स आपने ड्राफ्ट किए, मैं आपसे पूछता हूं कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट वी कंसल्टेड ऑन द ऑफिशियल साइड। आप ऑपरेशनल ही नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही है एज ए यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, देन टेक हिम ऑन, टेक द एलजी ऑन, टेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन। पीपल आर विद यू, द ऑपोजिशन पार्टीज आर विद यू, बट आप तो कम से कम फर्मली खड़े हुए पहले। आप अगर फर्मली खड़े नहीं होंगे, ये बार बार मांगना स्टेटहुड इज नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप तो कंडेम नहीं कर पा रहे 5 अगस्त 2019 को। आपने जितने भी सवालात उठाए इनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं दरखशां अंद्राबी जी, जो युवा नेता हैं, पीडीपी के हैं, और जाहिर है कि ये जो बात बोल रहे हैं इसमें लॉजिक तो है, तर्कसंगत तो ये लग रही हैं। इनके जो सवालात हैं वो चुभने वाले तो हैं कि अभी तक जो है लगातार जो सरकार है जो उनको पहले काम करने चाहिए, जैसे एडवोकेट जनरल का एक इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया,
तो सहमत तो होंगे आप की राय भी आज की तारीख में तो इनसे मिलती होगी, क्योंकि दोनों ही सत्ता से दूर हैं। देखिए, इनकी अपनी राय है, सरकार का अपना तौर तरीका रहता है। मुझे जो लगता है सरकार वो अपने तरीके से देख लेगी। जहां तक हमारा मानना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इन्होंने बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक रोल रहता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब यूटी में होते हैं उनका अपना एक रोल रहता है। उससे हम आंखें मूंद नहीं सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको गवर्नमेंट चलानी है तो आपको यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर हायर अप होते हैं और वैसे ही जैसे बाकी यूटीज में काम होता है। रही बात की जिस पे ये बार बार अपोजिशन वाले बोल रहे हैं, हम तो अभी सबसे बड़ी अपोजिशन है सरकार में अगर देखा जाए बीजेपी। हमारे सवाल मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, हाइपोथेटिकल परिकल्पना पे आधारित सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कल को इनकी सरकार किसी वजह से गिर जाती है और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है, तो उस वक्त तो हालात आप एकदम ठीक ठाक ही बताएंगे वहां पे, है ना? तब तो पूर्ण राज्य का स्टेटस मिल सकता है इमीडिएटली। देखिए, वक्त से पहले कोई बात करनी, वक्त वो मतलब ये वाला वक्त आ जाए जैसे नहीं होती है। अल्लाह ताला करे कि ये वाला वक्त आ जाए, फिर तो हालात एकदम सामान्य दिखाई देंगे आपको। वैसे हमारे पास हालात जो 19 अगस्त के बाद आप देख रहे हैं, 5 अगस्त 19 के बाद कश्मीर में 30 साल से जो अनरेस्ट था और तब से ही ये जो पीस मीडिया, हम लोग जो जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं, चाहे अपोजिशन की पार्टियां हैं या जो सरकार है, ये भी तभी बातें कर पा रही हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे पत्थरबाजी बंद कर दी, दहशतगर्दी को खत्म कर दिया। पार से जो लोग आज भी चाहे 4 लोगों पे मुश्तमिल है या 3 लोगों पे पार्टी मुश्तमिल है, वो भी बड़े बड़े दावे, इंटरनेशनल दावे करते रहते हैं, लेकिन इसी लाइन को आगे सिर्फ बीजेपी ने यहाँ पे, मोहतरमा इसी लाइन को मैं कह रही हूँ वही, आप सुनिए मेरी पूरी बात। नहीं, मैं समझ गया। 3 लोगों पे मुश्तमिल अगर वो लोग तो वो इंटरनेशनल बात करते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो भी आज अमन या तरक्की की बात होती है सिर्फ बीजेपी की देन है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है, और इसको अमलाने में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बड़ा रोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल रहा है। सब कुछ आपने किया होगा, लेकिन मसला तो ये है ना कि ये सब कुछ आपने किया, लेकिन बावजूद इसमें आपको वहां की जनता ने उतनी सीट्स नहीं दी जितनी चाहिए थी वहां पे सत्तासीन होने के लिए। वो वाली सीट्स तो अब दूसरी पार्टी को दे दी और वो कह रहे हैं हमें पूर्ण राज्य चाहिए। तो एनसी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, डॉक्टर साहब। अभी तो जो मोहतरमा कह रही हैं डॉक्टर साहिबा, मतलब जो टाइम है ये माकूल नहीं है, ठीक समय नहीं है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। अभी हालात ठीक नहीं है, सीमा पर तनाव है। पाकिस्तान जो है लगातार कश्मीर को अनस्टेबल करने की बात कह रहा है। ये बात भारत के रक्षा मंत्री जाकर आपके कश्मीर में एक भाषण के दौरान कह रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब राज्य का दर्जा मिल जाएगा। आपका ऑडियो म्यूट है। देखिए, ये बेसिकली हमको समझ आ नहीं रहा है कि बीजेपी एक बात बोलती है और करती कुछ और है। मैंने जैसे आपने स्टार्ट में भी बोला था कि जब इलेक्शन से पहले, क्या फिर उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर साहब झूठ बोल रहे थे क्या? अगर उन्होंने बोला कि हम इलेक्शन के बाद ही यहाँ स्टेटहुड देंगे, तो कहने का मतलब ये है कि हम, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड नहीं है। और आप भी मतलब जो आप हैं और जो जितने भी पैनलिस्ट हैं इसमें, मुझे एक चीज बताइए कि स्टेटहुड और हालात को लेकर अगर ये एक रीजन बनाया जाएगा कि स्टेटहुड न दिया जाए, तो फिर कभी तो स्टेटहुड आएगा नहीं, क्योंकि जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे कि हालात ठीक हो रहे हैं, कहाँ हालात ठीक हो रहे हैं? आप ही देखिए कितने अटैक्स हो रहे हैं, और खुद आपने अपने बयान में बोला कि अभी लॉन्च पैड्स तैयार हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम ये लेके चले, ये
लाइन लेके चले तो जम्मू कश्मीर को इनके हिसाब से तो कभी स्टेटहुड मिलेगा नहीं। देखिए ये तो अब बहाने बनाने की मुझे लगता है कोशिश की जा रही है यहाँ के लोगों आपके साथ में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। हम चाहेंगे कि आप दोनों का जो ये मसला है एक बार स्क्रीन पर आप जनता के समक्ष रख दीजिए। ये हमारा सुझाव है आपसे। मैडम को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। जो प्रवक्ता डार साहब सवाल उठा रहे हैं, मैडम अगर आप, मुझे पता है आपके पास थोड़ा समय कम है, एक और मीटिंग आप की है, तो डार साहब डॉक्टर साहिबा आपसे मुखातिब। मैं ये कहूंगी नहीं, हम ये कहेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा है और वो बार बार कह रहे हैं कि हम रियासत फिर से बनाएंगे, तो इस पे तो कोई बात करने की मुझे नहीं लगता है अब ये बहस का मुद्दा रहा है या बार बार कहने की बात रही है। इनको लोगों ने जिस बात पे वोट दिया है, ये गवर्नमेंट में है, ये अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा सरकार के लिए भी। और हम डॉक्टर साहब आप दोनों स्क्रीन पे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ एज अ मॉरल मैंने लड़ने के लिए नहीं, क्योंकि हम सरकार के दोनों पार्ट है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ने कहा है वो कहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है और उसमें कोई बहस या कोई जिस तरह से इन्होंने वर्ड किया यूज की झूठ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बात होती है वो पत्थर की लकीर है। वो कल उमर साहब ने भी खुद बता दिया और मान रही है पूरी दुनिया की हमारे प्रधानमंत्री जी के वर्ड्स जो होते हैं। इट इज नॉट अ पर्सनल अटैक। वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी के वर्ड्स है वो गोल्डन वर्ड्स है और वो नेशन के नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल एक ऐसे दिग्गज लीडर है जिनको अभी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। एडवोकेट जनरल ने रिजाइन किया व्हेन the elected government came in place. He resigned from his post just because उनके morals ने बोला कि वो resign करना चाहते हैं. It is not, I'm not personally targeting anybody. I'm just targeting. पर ये तो अभी पीडीपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं हमारे साथ, आपकी जो सरकार आई है अभी तक आप तो एडवोकेट जनरल लगा ही नहीं पाए हैं। 3 महीने का वक्त हो गया। सवाल पूछ रहा था और कुछ नहीं। जी पूछिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर जो बीजेपी सही मानों में मानती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही सही मानों में एक डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं, तो व्हाई आर दे अलाउइंग गवर्नमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली? व्हाई ये पोस्ट पे क्यों बैठे हुए अभी तक? रक्षा विशेषज्ञ साहब के पास से चलते हैं। और मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता आपको कहीं जाना है तो फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी पठानिया साहब, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन आपने बताया कि आप खुद भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो अब पिछले कई सालों से, तो थोड़ा सा तो मेरा दिल धड़का है कि आप जो विचार रखोगे वो पॉलिटिकल तो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको विशेषज्ञ के तौर पर बुलाया मेरी मदद करने के लिए। आप पॉलिटिकल हो जाओगे तो फिर मैं थोड़ा सा कमजोर महसूस करूंगा। क्यों सोनी साहब ठीक कह रहा हूँ मैं? कर्नल साहब से आप ही कुछ पूछिए ना। कर्नल साहब बीच बीच में घुमा देते हैं, कभी ये रक्षा विशेषज्ञ कर्नल बन जाते हैं और कभी कभी थोड़ा सा राजनीति इनके अंदर आ जाती है। तो कैसे सवाल पूछें सोनी साहब इनसे? नहीं मुकेश जी, देखिए पॉलिटिक्स जो है वो तो हर एक पढ़े लिखे और मैच्योर इंसान को समझनी चाहिए, उसे फॉलो करनी चाहिए। और क्योंकि अगर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो पढ़े लिखे और समझदार लोगों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। लेकिन कर्नल पठानिया ने लगभग 30 साल जो है वो भारतीय सेना को अपनी जिंदगी के दिए हुए हैं देश की सेवा में। तो आई एम श्योर कि वो इस वक्त एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बारे में बात हो रही है, तो अभी हमने रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे ही इनकी बात को लेंगे। जी पठानिया जी, तो फिर इस वक्त बताइए कि जो हालात हाजरा है कश्मीर में, क्या पूर्ण राज्य मिल सकता है, या इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटी है वो शरारती पाकिस्तान को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कई ठिकाने आतंकवादियों के बना के बैठा हुआ है उसको फिर ... तीसरी एयर स्ट्राइक का इंतजार है? देखिए मुकेश जी,
मैं सोडी साहब ने जो कहा है कि सुरक्षा इस समय हमारा मेन मुद्दा है। अभी अगर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड मान लीजिए कल को होता है, उससे क्या होगा कि जो सारी पावर इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है वो चीफ मिनिस्टर के पास चली जाएगी। आप फाइनेंस की बात कर लीजिए, आप होम की बात कर लीजिए, आप सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, आप अपॉइंटमेंट की बात कर लीजिए। दिस विल बी द ओनली थिंग विच विल चेंज। बाकी चीजें तो वही रहेंगी ना। अगर आपको शायद याद ना हो, मैं सोडी साहब को लेकिन फिर इनका तो देखिए तकलीफ ये है ना कि जब वहां पे पहले चुनाव नहीं हो रहे थे तो चलो नहीं हो रहे थे तो नहीं हो रहे थे, राज्यपाल के पास पावर रहती थी, अब एलजी के पास है। तो फिर ये जो सरकार चुन के आई है ये क्या करें? जो ओपोजिशन में भी एमएलए चुन के आए होंगे उनके भी जो उनके पड़ोसी हों कपड़े नोचते होंगे ना कि भाई साहब कोई तो काम करवा दो हमारा, तो वो भी कहते होंगे एक तो हमारी सरकार नहीं आई, ये बोलते होंगे कि एलजी साहब हमें करने को नहीं दे रहे। तो फिर सरकार के क्या फायदे और क्या मायने हैं? मैं आपको बताता हूं। उमर साहब ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और उसमें उन्होंने जो बोला था वो ये था कि अगर एक चपरासी के अपॉइंटमेंट के लिए मेरे को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ेगा तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। ये सच भी है, उतना सच नहीं है लेकिन ये सच भी है। हाँ? दूसरा, मैं आपको 90 के दशक में ले जाता हूं। मैं जम्मू का रहने वाला हूं, मेरे को पता यहाँ क्या होता रहा है। हाँ. Militancy was considered as an industry in the valley. Number two, if central government is not giving a statehood to the Jammu and Kashmir, I'm sure there are very, very valid reasons for that. I'm not going to say, but I know what are those valid reasons. मैं इसमें आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। मतलब मुझे जो मेरे जो कार्यक्रम का नाम है चक्रव्यूह, उस चक्रव्यूह में आप मेरे को ही छोड़ के चले जाओगे बीच में, है ना? मैं आपको मैं है रीजन है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ये अच्छा खेला आपने। हाइपोथेटिकल सवाल पूछा था रक्षण जी से। आपने बोला था कि अगर बीजेपी जो है मान लीजिए किसी तरीके से उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ाव हो जाता है तो क्या स्टेटहुड रिस्टोर होगी? 100%। अच्छा, फिर हो जाएगी। चलो ये वाला ईमानदार जवाब दिया। हाइपोथेटिकल जवाब दे रहा हूँ विद माय व्हाटएवर रीडिंग आई हैव अबाउट द बैटल। और दूसरी बात आप ये देखिए, माओ जेडोंग एक बहुत बड़े लीडर हुए हैं चाइना के। उन्होंने कहा था कि insurgent or militant is like a fish which floats in the water which is comprising of the people. You separate them, militancy will die. हमारे यहाँ आप देखिए जितने भी हमारे स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और गवर्नमेंट के अंदर आप देखते रहते होंगे कि हर तीसरे चौथे दिन किसी गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई है उसको डिसमिस किया जा रहा है बिकॉज ही इज फाउंड इन्वॉल्व इन ऑल दीज एक्टिविटीज। तो थिंग्स आर नॉट ऑल दैट हंकी डोरी। अभी सियालकोट के अंदर एक न्यूज चैनल ने डाली है कि सियालकोट के अंदर जो है टेररिस्ट के जो वहां पे मिलिटेंट है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और सोडी साहब बिल्कुल ठीक है। नाउ दे आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द आईबी टू इन्फिल्ट्रेट दिस पीपल एंड कीप द फायर बर्निंग। जी, आखिरी कमेंट गुप्ता जी आप के पास मैं आ रहा हूं। समय थोड़ा कम है तो 30 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा और फिर 30 सेकंड हम एनसी को भी देंगे। जी देखिए, एनसी के लिए तो यही है कि अब आप जिस मुद्दों पे आपने इलेक्शन लड़ी थी आपको उन्हीं मुद्दों के ऊपर करना है। आज आपने गोल पोस्ट शिफ्ट किया, आपने कहना शुरू कर दिया कि स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड आपने वन ऑफ द फैक्टर्स बोला। अगर आपको याद दिलाना हो तो इंडियन एक्सप्रेस के दिए हुए ये लाइन थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आई सर, मतलब इसके क्या मायने हैं? देखिए, इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी एक सेंटिमेंट पे, और वो सेंटिमेंट था कि 5 अगस्त 2019 के एक्ट्स जो हैं वो ये वापस रिस्टोर करेंगे स्टेटस ऑफ 5 अगस्त 2019। और उसके लिए अगर हम ये नहीं कहते उसमें स्टेटहुड नहीं था मसला, वन ऑफ दी, इट वाज नॉट द प्राइमरी फैक्टर। नो जी, प्राइमरीली हमेशा डॉक्टर साहब इनका जवाब दे दीजिए, समय हमारे पास कम है। जी, कि स्टेटहुड देखिए, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है और हमारी पार्टी ने ऑलरेडी ये बात कही हुई है कि वी आर कमिटेड टू फाइट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ August 4, 2019 स्टेटस को। बट हमने ये भी साथ ही बोला हुआ है कि इट विल टेक टाइम, इट इज नॉट अ स्मॉल ड्रॉन फाइट, इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन फाइट एंड वी आर कमिटेड टू फाइट इट। तब तक यहाँ के लोगों को, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है, तब तक इन्फ्लेशन को एड्रेस करना है। हम लोगों को सड़क पे परेशान होकर नहीं देख सकते, हमको इन सब चीजों को एड्रेस करना है। और मैं पीडीपी को एक बात बताना चाहता हूँ कि वो ये रेक करके यहाँ के जो जेन्युइन डिमांड्स हैं
उनको सबोटाज करने की कोशिश कर रही है। यहाँ के Reservation is a genuine demand, sir. Agar Rahullah is protesting at your gate. उसको वो सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम No, यहाँ पे लगे हुए हैं, reservation state का इनके पास requirement है ना, मैंडेट sir? नहीं है। दे हैव बीन रिजेक्टेड अगर बाय उन्होंने आपके पीपल दरवाजे इन पे इलेक्शंस आफ्टर protest किया, आपके MP ने। आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। चलिए आज इस वक्त माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ डार साहब, गुप्ता जी, पठानिया जी और सोनी साहब। आज जो मसला रहा आज का और कल का, कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मसला रहा, आज रक्षा मंत्री का मसला रहा। अगली जो हम सोनी साहब डिबेट करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, तो जो वहाँ के मौलिक मुद्दे हैं, जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उसको लेकर डिबेट करेंगे। और इसी तरीके का जो इंटेलेक्चुअल पैनल आज आपने जुटाया है, उस दिन भी वैसा ही जुटाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम प्रतिभागी जो इस चक्रव्यूह में हमारे साथ शामिल हुए। फिर मुलाकात होगी आपसे। बहरहाल अब चक्रव्यूह को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चक्रव्यूह के बाद भी न्यूज़ 18 नेटवर्क पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।